दोस्तों तसव्वुर कीजिए आधी रात आप अपनी गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे हैं। अचानक आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी आती है। आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स एकदम से बंद हो जाती है और गाड़ी झटके खाकर रुक जाती है। आप बेजार होकर गाड़ी से बाहर उतरते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन का जायज़ा लेते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है। आप आसपास एक नज़र दौड़ाते हैं। सर्दी अपने पूरे उरूज पर है और दूर दूर तक इस वीरान सड़क पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात। आप अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़कर अपने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल के एक सिगरेट सुलगाते हैं। अपनी गाड़ी से टेक लगाकर आप सिगरेट का एक कश भरते हैं और दूर वीराने में देखकर कुछ सोच ही रहे होते हैं कि आपके कंधे पर आपको एक हाथ महसूस होता है और एक आवाज़ आपके कानों में आती है, भाई लाइटर होगा आपके पास? आप बेध्यानी में कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और पीछे मुड़ते हैं। लेकिन पीछे मुड़ने पर आप उस वीरान सड़क पर अकेले से पहले थे। आज के इस पॉडकास्ट में आप सब लोगों को खुशामदीद। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैंने इंतखाब किया है अपने एक बहुत अजीज़ दोस्त का, जो मेरी ज़िंदगी के एक तवील हिस्से में मेरे साथ रहे, बहुत सी जगहों पे बिना बोले मेरे काम आए और उन्होंने भी मेरी ही तरह अपनी यूट्यूब जर्नी मेरी ही ऐसी एक मिलती जुलती नीच से शुरू की। अस्सलाम वालेकुम मनीब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मनीब, आपके पास यकीनन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं मुझे और मेरे व्यूअर्स को सुनाने के लिए। अच्छा मनीब, आपने मुझे एक चीज़ के बारे में बताया था, आपके साथ जो पिछली मेरी पॉडकास्ट रही उसमें आपने मेरे साथ एक बात का जिक्र किया था जी। वो मतलब क्या था? बेसिकली जो लास्ट हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था फेक बाबाज वगैरह जिनके ऊपर हम लोगों ने किया था, ऐसा ही है। तो उसमें एक मेन टॉपिक था जो था ब्लैक मैजिक, काला जादू। ठीक है। अच्छा, ये कुछ मेरे पास रियल स्टोरीज़ हैं जो बाकायदा हमने अपनी नानी से सुना भी और हमने उसकी कुछ चीज़ें देखी भी बाकायदा। ठीक है। राइट सी बात, हम छोटे थे तो नानी हमारी जाती आती थी अक्सर बाहर घूमने वगैरह, तो वो हमने देखी भी। उस टाइम हमें इतना नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक होता है क्या है, काला जादू। मतलब हमें लगता था कोई एक वो वाला जादू जो अक्सर बच्चों को दिखाया जाता है कि ये चिड़िया गायब कर दिया या कबूतर निकाल दिया, ये कर दिया, इस टाइप की चीज़ें हमें लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए चीज़ों का आइडिया होता है कि अब, तो फिर हमें पता चला। तो उसी से रिलेटेड एक बिल्कुल रियल स्टोरी है जो नानी ने हमें सुनाई भी थी और फिर हमने उसको बाकायदा खुद भी देखा था। ठीक है। यानी जिसके साथ वो वाक़या हुआ उसको हमने बाकायदा देखा। ठीक है। तो खैर उससे पूछ तो नहीं सकते कि ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ, लेकिन हमने उस बंदे को देखा था। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक लौता लड़का है, ठीक है, और वो शादी करके आता है। ठीक है। मतलब अच्छे से शादी होती है, सिंपल तरीके से, कोई वो हाई फाई फैमिली नहीं थी, बिल्कुल एक नॉर्मल घराने की जैसे शादी होती है उस तरीके की वो शादी हुई। अच्छा, पहले के ज़मानों में ये होता था कि जो लड़की अपना सामान लेकर आती थी, ख़ासतौर पर जेवर वगैरह, तो होता ये था कि सास जो है ना, जो उसकी मदर इन लॉ है, तो वो रख लेती कि भाई मैं संभाल के रख लेती हूँ तुम्हारा सामान। ठीक है। और जब तुम्हें ज़रूरत पड़े, तुम्हें कहीं शादी में जाना हो, तो तुम मेरा सामान मुझसे मांग लेना और इस्तेमाल करके वापस ला के रख देना। ठीक है। पहले का ज़माना ऐसा हुआ करता था। उन्होंने कहा कि भाई शादी वगैरह होगी, जो उनके जेवरात वगैरह थे जो उनके घर से वो अपने लेकर आई थी, तो उनकी सास ने बोला कि भाई ये मुझे रखवा दो, तो उन्होंने रखवा दिया। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनको कहीं शादी वगैरह में जाना था, तो अब वो जेवर मांग रही है, मांगने में उनको शर्म आ रही है। अब वो अपनी अम्मी से मांगे कैसे कि अम्मी मुझे शादी में जाना है, आप मुझे जेवर दे दें। ठीक है। सही। तो अब उसका मांगने में शर्म आ रही है, क्या करें, जाना भी ज़रूरी है। अब वो किसी न किसी तरह से करके वो शादी में चली गई बिना जेवर पहने या बिना इस टाइप की कुछ किया। लेकिन उनके दिमाग में और दिल में जो है ना एक वो था कि मुझे ना इस चीज़ का बदला लेना है किसी न किसी तरीके से। अब उन्होंने क्या किया कि जहाँ हम रहते हैं जिस इलाके में, ठीक है, पहले उस टाइम पे पीछे की तरफ जो एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था, ठीक है, बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। तो जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे इलाका। ठीक है। तो बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म हुआ करता था, अब तो ख़त्म हो गया। वहाँ पर भी एक बाबा वगैरह बैठते थे अक्सर, तो वो गई उनके पास, उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है ना ऐसा ऐसा मसला है और अपनी जो वालदा हैं, ठीक है, जो मदर इन लॉ हैं, उनसे इस तरीके का कुछ बदला लेना है, तो ऐसा मुझे कुछ करके दें जिससे जो है ना उनको भी एहसास हो। तो उन्होंने कुछ पड़ वड़ के दम किया। अच्छा, पहले के ज़माने में गैस वगैरह नहीं होती थी, लोग लकड़ियों के चूल्हे में खाने वगैरह चलाते थे, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के चूल्हे वगैरह हुआ करते थे, उसमें वो खाना बनाते थे। तो उन बाबा ने एक अंडा दिया, ठीक है, और वो जब अंडा दिया तो उसमें उन्होंने कुछ दम वगैरह करके दिया, कुछ पड़ के दिया। तो कहा कि किस बहाने से जाके जो है ना आपने चूल्हा अपना जो है वो जो मिट्टी का चूल्हा था वो आपने तोड़ना है और उस चूल्हे के अंदर इस अंडे को जो है ना रख देना आपने। अच्छा, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या करा, वो घर पर आई, किसी न किसी बहाने से जो है उन्होंने वो चूल्हा तोड़ दिया जो मिट्टी का बना हुआ था।
इसमें अक्सर खाना बनता था। तो उन्होंने वो चूल्हा तोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है अम्मी आप बैठ जाए, मैं इसको 2 मिनट में बना देती हूँ। तो बनाने में उन्होंने क्या करा, खामोशी से उस अंडे को वहाँ पर सेव करके रख दिया। अच्छा, ये बोला गया था कि अंडे को तोड़ना नहीं है आपने, अच्छा। बस आपने जाके इसको रख देना है, ठीक है। तो जब अंडे को रख दिया, अच्छा ये क्यों नहीं तोड़ना था ये मैं आखिर में बताऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, खामोशी से उस अंडे को रख दिया वहाँ पर, चूल्हा वगैरह बना दिया, सब कुछ हो गया नॉर्मल। अब अगले दिन जब चूल्हा बन गया, तैयार हो गया, सूख गया, सब कुछ हो गया, अगले दिन जैसे ही चूल्हा जलाया, तो चूल्हा जैसे ही जलाया ना, तो उनकी जो वालदा थी उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उनकी तबीयत ऐसा ख़राब होने लगी कि वो कहती थी कि बाद में जब हमें पता चला, वो कहती थी कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई जला रहा है, अंदर से उनका दिल जल रहा है, दिमाग जल रहा है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ हो रही है उनके साथ। अच्छा, अब जैसे जैसे चूल्हा बढ़ता जा रहा है उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। खाना वगैरह बन गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब क्या, जब वो ठंडा हो रहा है चूल्हा, उसके साथ साथ इनकी भी तबीयत सही हो जा रही है। अब ये रोज़ाना दिन में 3 मरतबा मामूल बन चुका था, एक सुबह के वक्त जब नाश्ता बनता था, दोपहर के टाइम और रात के टाइम। अच्छा, बेटा उनका ऐसा था कि वो जाहिर सी बात है मजदूरी करता था, तो वो रात में अक्सर देर से आता था, तो उसको इतना पता नहीं चलता था। बस उसकी वालदा बताई थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, अजीब से मेरा जो है वो सीना जल रहा है या दिल जल रहा है। तो वो समझता है कि शायद कुछ मिर्ची वाला खाना खा लिया होगा या इस टाइप की कोई चीज़ खा ली होगी। कभी वो कोल्ड ड्रिंक ला कर दे रहा है, कभी वो आइसक्रीम, मतलब एक तरीके से वो अपनी वालदा की खिदमत में लगा हुआ है। साथ साथ डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है कि ऐसा क्या मसला हुआ है कि देखा जाए कि भाई क्यों ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है। जाहिर सी बात है डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो अपना इलाज करते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा तो कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें उन्होंने देखी, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, तो फिर ऐसा मसला क्यों हो रहा है। करते 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 ये तकरीबन 2 महीने गुजर गए, और 2 महीने बाद भी जब वो इस चीज़ पे जब मसला हुआ, तो अब उसका वो परेशान, एक लौता लड़का वो परेशान अपनी वालदों को लेके, उसने नोट करना शुरू कर दिया कि दिन में 3 मरतबा भी किस टाइम पे हो रहा है, जब चूल्हा जल रहा है, जब खाना बन रहा है, जब चूल्हा जल रहा है। उसने अपने किसी दोस्त से डिस्कस किया कि यार ऐसा मसला है, और जब मेरे घर में खाना बनता है ना तो मेरी अम्मी जलती हैं, ठीक है। जलने से मतलब है कि आप हाथ लगाओगे तो वो बिल्कुल ठंडी है, लेकिन वो कह रही है कि मैं जल रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कोई जला रहा है अंदर से। तो उसके दोस्त ने फिर मशवरा दिया कि यार एक हैं बहुत जानने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उनके पास जाओ। वो लड़का उनके पास गया। अच्छा, उन्होंने पूछा कि भाई फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो उसने बताया कि भाई मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरी वालदा है, इसके अलावा तो हम और कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि आप अपनी वाइफ को जो है ना किसी न किसी बहाने से अपने उसके घर पे भेज दो, मायके में भेज दो, तो मैं घर पे आके चेक करूँगा कि क्या मसला है। उसने कहा ठीक है। अच्छा, अब वो क्या होता है कि वो चला जाता है, उसकी अपनी वाइफ को भेज देता है वो घर पे बहाने से कि चलो 4-5 दिन तुम रुक कर आ जाओ, आराम कर लो, तुम भी खिदमत में लगी रही हो 2-3 महीने, तो एक काम करो तुम घर में चले आओ। जब वो घर चली जाती है तो अब क्या होता है कि वो बाबा को बुलाता है। अच्छा, जब बाबा को बुलाता है तो इत्तेफाक की बात यह है कि नानी हमारी बताती है कि वो बाबा जो है ना चावल लेकर रहते हैं मुट्ठी भर, ठीक है। अब उज़ैफ़ा अगर आप मुट्ठी भर चावल अगर लेके आप किसी को फेंकोगे ना ज़मीन पे, तो वो बिखर जाएंगे। यानी उनकी जो डायरेक्शन है, जैसे अगर हम टूटा चावल जिसे हम कहते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो बिखर जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कुछ मिट्टी में फूका, गेट के बाहर खड़े होके उन्होंने चावल फेंका, चावल एक साथ एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे अंदर की तरफ इशारा करें कि अंदर की तरफ जाना है। चावल को उन्होंने फिर समेटा, थोड़ा सा अंदर की तरफ गए, फिर उन्होंने पड़ के मुट्ठी में कुछ फूका, फिर दोबारा नीचे ज़मीन की तरफ फेंका, एक ही डायरेक्शन में। एक मतलब तकरीबन जो तादाद तीनों चावलों की वो एक ही डायरेक्शन बता रही थी कि आपने सीधा जाना है। तो ऐसे करते करते 3 से 4 मरतबा जब उन्होंने उसको फेंका, चावल डायरेक्शन बताते रहे, तो वो पहुँचे उस चूल्हे के पास जो किचन में रखा हुआ था। उस चूल्हे के पास पहुँचे, वहाँ पर जाके उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद जब उन्होंने दोबारा उस मुट्ठी को फेंका, वहाँ पर चावल बिल्कुल स्ट्रेट सीधे खड़े हो गए। कुछ चावल ऐसे थे जो नहीं थे, लेकिन तकरीबन चावल स्ट्रेट। उन्होंने कहा कि इस चूल्हे में कोई ना कोई मसला है। तब उन्होंने कहा उसके बेटे को कि आप क्या करो, अब इस चूल्हे को तोड़ो, लेकिन एहतियात से तोड़ना, हमें नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। जब उन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया, उसके बेटे ने आराम से तोड़ता रहा तो वहाँ से एक निकला अंडा, जो उन्होंने वहाँ से रखा था। अच्छा, अब जब उन्होंने इस अंडे को तोड़ा ना, सॉरी अंडे को तोड़ा, चूल्हे को तोड़ा तो अंदर से निकला एक अंडा, ठीक है। अब उनके बेटे ने कहा कि भाई अगर ये अंडा हम तोड़ देते हैं तो क्या पता ये मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अंडे को नहीं तोड़ना। उन्होंने फिर कुछ पढ़ा, अंडे पे दम वगैरह किया, वहीं बड़ी खड़े सारे मामला किए, सब कुछ किया। उन्होंने कहा अब अंडा तोड़ो। जब उन्होंने अंडा तोड़ा, प्याले में डाला, तो वो अंडा अंदर से बिल्कुल सख्त हुआ था, बिल्कुल काला हुआ था। तो उन्होंने बताया कि ये जिसने भी जादू करवाया, ठीक है, उसने क्या किया कि मारना तो वो चाहता था, लेकिन वो मारना किस तरीके से चाहता था, अजियत की। किस टाइप की अजियत कि जब चूल्हा गर्म होगा तब ये अंडा गर्म होगा, और जब ये अंडा गर्म होगा, जिसका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है
उनको तकलीफ पहुंचेगी। वो इसके बराबर की और तकलीफ। वही तकलीफ जैसे आग जल रही है वैसे ही उनको आग जल रही होती थी उनके जिस्म के अंदर, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता था कि आग नहीं जल रही है, नहीं हो रहा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, वो लोग कहते थे पुरानी ख़वातीन कुछ बहानेबाजी भी करती हैं, ठीक है, जिसम को हाथ लगाओ बिल्कुल ठंडा, लेकिन तप रही होती थी वो इस तरीके से कि कोई किसी को ना जिंदा जला रहा है। उन्होंने उसके बेटे ने क्या किया, अब मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, बस घर से बाहर निकले। बहरहाल उसने ये चीज़ें की, डिवोर्स दी। फिर जो जिनसे इनका इलाज चल रहा था, फिर उसने और वज़ाइफ लिए कि भाई आइंदा से ऐसा कोई मामला हमारे साथ ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेश आई हैं, और ये बिल्कुल रियल वाक़या, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक दूसरा भी है, अगर आप कहते तो वो भी मैं हाथ के हाथ सुना दूँ, सही है। अच्छा, ये ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए चाहिए जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं। तो जो लड़कियाँ ख़ास तौर पे देख रही हैं जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, जो होता है कि यार हम घूमने जा रहे हैं, हम अपने होने वाले हस्बैंड, अभी वो हस्बैंड हुआ नहीं है, होने वाले हस्बैंड के हम घर जा रहे हैं, उनका माहौल देखेंगे कि वो किस तरीके से रहते हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल किस तरीके से है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये जितनी भी मामलात हैं, तो ये सारी मैं समझता हूँ कि उन ख़वातीन के साथ ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि इसी तरीके से एक लड़की है, उसकी शादी हुई, शादी नहीं उसकी इंगेजमेंट हुई, ठीक है। अच्छा, वो आई अपने मंगेतर के घर पे देखने के भाई किस तरह के मामला चलते हैं, क्या चलते हैं। तो उसकी जो होने वाली सास थी, होने वाली सास ने बोला कि एक काम करो, मैं ना तुम्हारे कंगा कर देती हूँ, ठीक है। शाम का टाइम था, उसने कहा कि मैं ना तुम्हारे कंगा कर देती हूँ, ताकि मेरा बेटा आएगा तो तुम फिर बाहर चले जाना घूमने फिरने, इस तरीके से। तो करते करते उन्होंने कंगा करना शुरू कर दिया उसकी सास ने। कंगा करते करते जैसा कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो बाल टूट के वो कंगे में ही रह जाते हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा, खासतौर पे ख़वातीन के बड़े बाल होते हैं तो वो ज़्यादा ही आ जाते हैं कंगे में। तो कुछ बाल जो है ना उसके कंगे में आ गए, तो आंटी ने क्या करा, वो कंगा जाके सेफ करके रख दिया, ठीक है। अच्छा, सेफ करके रख दिया। तो शाम हुई, उनका बेटा आया तो घूमने वगैरह चले गए, ठीक है। जो मैं समझता हूँ एक गलत हरकत है, बिना शादी के मतलब एंगेजमेंट के बाद आप घूमने चले गए। बहरहाल तो उसके बाद क्या हुआ कि शादी से पहले उन्होंने एक मामलात करवाए उस बाल को लेके कि जो ये हमारी बहू है, ये हमारे घर पे कुछ गलत नहीं किया। गलत से मतलब उसको कोई तकलीफ देने वाला माहौल नहीं किया। उसको ये किया कि जो है ना, बस ये जब भी हमारे घर में आए तो मेरी बेटी की बात माने और हमारी बात माने, बस इतना सा जो है ना उन्होंने इसके ऊपर बाल के ज़रिए अमल करवा दिया कि ये मेरी बेटी की बात माने, जैसा मेरा बेटा बोले वैसे ये काम करें, और जैसे हम बोलें वैसे ही चले। अच्छा, आजकल की जैसे लड़कियां अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो इसी चंचल हो गई हैं, दिमाग तेज़ हो गया है, ठीक है। वो भी उसी टाइप की लड़की, दिमाग तेज़ नहीं हो गया है, दिमाग ख़त्म हो गया कहीं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चले, तो इस तरीके की ज़्यादातर हो गई हैं, जिसको मॉडर्न कहते हैं साल अल्फाज में कि मॉडर्न हो गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो भी एक मॉडर्न टाइप की लड़की थी। उनको पता था कि भाई अगर मैं कुछ बोलूँगी तो सामने से मेरे पर भी जवाब आना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, अच्छा कभी कभी शक होता है कि शायद पसंद की शादी थी, बेटा पसंद करता था, तो शायद अम्मा मजबूर थी करने के लिए, ठीक है। तो तभी वो उन्होंने ये स्टेप उठाया। बहरहाल उन्होंने इसको पर अमल ये करवाया कि जो है ना, ये मेरे बेटे की बात माने और हमारी बात माने। ये अमल हो गया, शादी भी हो गई, ठीक है। और अच्छा, शादी वहीं हुई? शादी वहीं हुई, इसी लड़के के साथ हुई, ठीक है। अच्छा, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद जो है उसकी फैमिली, यानी जो लड़की वाली की फैमिली थी, उसके भाई अब्बू अम्मी वगैरह सब आते थे घर में। अच्छा, भाई ने जो है ना एक चीज़ नोटिस करी, ये स्टोरी मुझे कैसे पता चली ये भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। भाई ने एक चीज़ नोटिस करी, भाई कह रहा है कि यार जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना, ये बहुत ज़्यादा चंचल थी, हंसी मजाक, उछलना कूदना, जो नॉर्मल लड़कियों में होता है। शायद शादी के बाद चेंज हो गई हो, सीरियस हो गई हो, लेकिन उसने कहा कि इतना सीरियस 1 साल के अंदर नहीं हो सकता। 1 साल तक उसको देखते रहे कि हुआ क्या अचानक से। जो उसकी सास कह रही है सारी बात मान रही है, जो उसका शौहर कह रहा है सारी बात मान रही है, सब कुछ कर रही है। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। इवन क्या, अगर इसके अब्बा भी कुछ कहते थे या मैं कुछ कहता था तो थोड़ा बहुत ही जवाब दे रही थी, नखरे करती थी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके भाई ने सारी चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दी। अच्छा, करते करते 1 साल का टाइम गुजरा। भाई भी जाता था मिलने कभी बहन से, तो वो भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि एक तरीके से ना ज़बान बंद हुई हुई थी, बस ये समझ लें। खैर, करते करते मामला 2 साल गुजर गए शादी को, और यही सारी चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहीं। भाई को अब होने लगा पूरा पूरा शक कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बहन जवाब ना दे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने बचपन गुजारा है ठीक है। वो अपनी बहन को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मेरी बहन नहीं हो सकता ऐसा कि वो अचानक से चेंज हो जाए। चेंज हो जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर इतना चेंज नहीं हो सकता। उसने अभी भी किसी बहुत अच्छे आलिम से रब्ता किया, ठीक है। और आलिम ने कहा कि भाई, उन्होंने कुछ पर्चे में लिखा और कहा कि जब भी आप उनके घर पे जाओ किसी न किसी बहाने से,
तो जाकर आपने उस गमले के अंदर, जो उनके घर में गमला रखा हुआ होगा, पॉट रखा होगा, तो आपने खामोशी से उसके अंदर उसको क्या कर देना है, दबा देना है। गया वो अगले दिन, ठीक है, बहाने से गया कुछ सामान वगैरह देने के लिए, गया वो, उसने दबाया और दबा के वो वापस आ गया। अच्छा, फिर उसके 3 से 4 दिन के बाद वो दोबारा गया मिलने के लिए, देखने के लिए कि भाई असर हुआ या नहीं हुआ, ये क्या मसला मसाइल। अच्छा, जब वो मिलने गया अपनी बहन से, जब वो बात कर रहा है ना, तो उसकी बहन पता है क्या बोली ज़फ़ा, बोले भाई मुझे ऐसा लग रहा है मेरी शादी अभी 3-4 दिन पहले हुई है। यकीन करें, यानी वो 2 साल का जो टाइम गुजरा है, वो 2 साल का टाइम उसको समझ लो बिल्कुल ब्लैंक है। वो कह रही है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी शादी अभी 4 दिन पहले हुई है, 4 से 5 दिन पहले हुई है। हालात में भी चेंज है, मतलब बात करने का तरीका वही पहले जैसा हो गया, हंसी मजाक, हंसना बोलना जिस तरीके से होता था उस तरीके से। शौहर से भी वैसे ही बात करी, अम्मी से भी वैसे ही बात करी, ठीक है, बदतमीजी वाली नहीं, हंसी मजाक वाली बात। लेकिन वो जब ये कह रही है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी शादी अभी 4 से 5 दिन पहले हुई है, तो उसका भाई, खैर उसने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे मामला थे। उसका भाई फिर वहाँ पर खुश हुआ कि चलो जो मामला थे जिसको मैं समझ जाता उसको ऊपर से हट जाए। दोबारा वो वहाँ उनके पास जाता है, मौलाना के पास, कहते हैं कि ऐसा ऐसा वाक़या है। कह रहे बस आप उसको वहाँ से गड़ा रहने दो, जब तक वो वहाँ पर गड़ा रहेगा इसके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। अच्छा, आप जब ये पूरे वाक़यात सुना रहे थे, दोनों वाक़यात आपने सुनाए, लाजमी सी बात है, होता है जब हमारे अपने ही कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं तो इंसान नहीं पता कर पाता या नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, ख़ास तौर पे तब जब करने वाला कोई अंदर का ही हो, अपने घर का ही हो। ऐसी ही एक कहानी मेरे दिमाग में, यानी एक वाक़या पूरा मुझे याद आया था, मुझे पहले कभी किसी ने सुनाया होगा। तो वाक़या ये है कि एक बंदा होता है जिसकी बहुत मतलब मेहनत करने के बाद उन लोगों के, अगर मैं पस मंज़र से शुरू करूं तो ये कि एक लड़का होता है, उसके वालिद साहब नहीं होते, सही, ठीक है, और वो जो वालदा होती हैं उस लड़के की, यानी उसकी अम्मी जो होती हैं, उसको उनको लड़ाई झगड़े के बाद उनके ससुरालियों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया होता है उस बंदे के बचपन में ही। सही। अब वो बंदा, क्योंकि उसकी तरबियत अच्छी होती है और वो पढ़ाया लिखाया जाता है बड़ी मेहनत मशक्क़त से, उसकी वालदा उसको पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, एक अच्छा इंसान बनाती हैं। आगे जाके भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। एक पॉइंट आता है उसकी लाइफ में जाके, जब वो बंदा 25-26 साल का हो जाता है, उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगती है। अब जॉब लगने के 5 साल बाद उनके बिल्कुल ही हालात चेंज हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन 5 साल के दौरान जब जॉब लगती है तो सबसे पहले वो लोग अपना रेंट का अच्छी जगह पे घर लेते हैं। सही। रेंट का घर लेने के बाद सबसे पहले उनके बेटे को एक गाड़ी मिलती है, छोटी गाड़ी मिलती है, मेहरान ऑफिस की तरफ से आने जाने के लिए गाड़ी वगैरह मिल जाती है। तो अब वो रिश्तेदार जो कभी उनको मुंह भी नहीं लगाते थे, जिन्होंने उनकी वालदा को घर से बाहर का रास्ता दिखाया था साल से उनके वालिद साहब की डेथ के बाद, सही। उनकी लड़के की फूफो का उसके पास फ़ोन आता है। फूफो कॉल पे बात करती हैं, उससे कहती हैं कि बेटा तुम मुझे याद हो, मैं तुम्हारी फूफो हूँ। तो लड़का छूटती सामने से कहते हैं कि आप कौन सी फूफो हैं और कैसी फूफो हैं? मेरे तो सारे रिश्तेदार मेरे वाले साहब के साथ ही फौत हो गए थे जब हम। तो काफ़ी समझाने के बाद फूफो की बड़ी तवील उससे बात होती है, 1-1.5 घंटा बात करने के बाद वो उसको अपनी वालदा को लेकर मिलने आने के लिए किसी तरह राज़ी कर लेती हैं कि बेटा खून के रिश्ते इस तरह ख़त्म नहीं होते, ये है वो। अच्छा, ये वही फूफो हैं जिनकी वजह से इनकी वालदा को निकाला गया था। तो ये उनको बुलाती हैं, ये जाते हैं। जब ये जाते हैं तो बजाय चाय की पूरी इनकी दावत होती है, इनकी खातिर तवाज़े होती है, माँ बेटों की अच्छे तरीके से खाना वाना खिलाया जाता है। उल्टा सिस्टम हो गया। उल्टा सिस्टम हो गया। और अब वो लोग वहाँ से दावत में जाके आते हैं। दावत में जाके आने के बाद सब कुछ नॉर्मल रहता है। तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। ईद आती है, जैसे भी बकरीद का माहौल है वैसे ही बकरीद का माहौल होता है। मीठी ईद के बाद बकरीद पे कुर्बानी होती है, उनके यहाँ से गोश्त आता है, सब कुछ मामलात अपनी तरीके से चल रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है, ईद के चौथे दिन 5वें दिन वो बंदा अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस में कोई काम करते करते टीम मीटिंग के दौरान कुछ समझाते हुए प्रेजेंटेशन पे खड़े से गिर के बेहोश हो जाता है। खड़े गिर के बेहोश हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उसकी नाक से आने लगता है ब्लड। तो उसके जो बॉस होते हैं, जो उसके मैनेजर्स होते हैं, वो उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल भिजवाते हैं एम्बुलेंस में। जब हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके काफ़ी सारे खून टेस्ट होता है, CBC टेस्ट होते हैं, पता नहीं किस किस तरह के उसके टेस्ट होते हैं, 1000 तरह के टेस्ट हो जाते हैं। वो टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट जाती है HOD के पास, जो हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स होते हैं।
HOD की अच्छा उनके बॉस से सलाम दुआ अच्छी थी, तो उनको मिलने बुलाते हैं कि आप ज़रा मेरे पास आओ। कहते हैं कि फ़ला फ़ला नाम का आपके ऑफिस की तरफ से पेशेंट आया था, इसकी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, बंदे को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर है अचानक से, इससे पहले उसकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही। होता क्या है कि ब्लड कैंसर में जहाँ तक लोग कहते हैं एक वायरल इन्फेक्शन टाइप का एक बैक्टीरिया होता है, जो होता भी बहुत कम लोगों के साथ है। असल में होता ये है कि खून में एक कीड़ा पैदा होता है, एक बैक्टीरिया पैदा होता है जो आपके ब्लड सेल्स को खाने लगता है। और वो ऐसे खाता है कि अगर आपका कभी वास्ता रहा हो इस तरह के मरीज से, तो आपको पता होगा कि जिसके ब्लड सेल अभी 5000 हैं, 4 घंटे बाद 1000 रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो उसके साथ भी यही हुआ, उसके ब्लड सेल कम होते जा रहे थे और रेगुलर बेसिस पे उसको ब्लड चढ़ रहा था। और डॉक्टर ने उसके वालदा को समझाया था कि कुछ भी हो जाए इसको बेड पे लिटा के रखो, वजन बढ़ता है बढ़ने दो, बाथरूम ले जाना है ज़बरदस्ती हाथ से पकड़वा के ले जाओगे, एहतियात करोगे, कमज़ोरी की वजह से नहीं। डॉक्टर ने बोला था इसके ब्लड सेल इतने रह गए सिर्फ कि अगर इसकी बॉडी पे हल्का सा कट लग गया और वहाँ से खून निकल गया तो इतना खून निकलेगा कि ये मर जाएगा। अल्लाह। फिर आखिरकार बेजार होके सब कुछ अपने हालात को कोसते हुए उनकी वालदा से एक दिन हॉस्पिटल में एक खातून मिली। उन्होंने बताया कि फ़लाँ बाबा के पास आप जाओ, वो आपका मसला हल कर देंगे। ऐसी हॉस्पिटल में जिससे बातचीत हुई। सही। तो फिर एक दिन वक्त निकाल के वो उनके पास गई। बाबा ने उनका पूरा नाम पूछा, लड़की की वालदा का नाम पूछा, पूरा जायचा निकाला। जायचा निकालने के बाद सिर्फ एक बात बोली कि बीवी इसको नहीं बचा सकते। साफ कह दिया? साफ कह दिया, मुंह पे मना कर दिया कि बीवी आप कुछ और आगे के अपने इंतजाम देख लो बच्चे के, ये नहीं बच्चा बच सकता। तो उन्होंने बोला अच्छा क्यों नहीं बच सकता, आप वजह बताओ। सही। इसको क्या है, कोई बीमारी है? उन्होंने बोला बीमारी की वजह से नहीं है, ये दूसरी चीज रूहानी मसला है। तो उन्होंने पूछा मुझे बताओ क्या रूहानी मसला है। उन्होंने कहा कि इस पे इल्म किया है किसी ने और बड़ा गंदा इल्म किया है। उन्होंने बोला मुझे बताओ डिटेल में क्या किया है किसी ने। सही। तो फिर उन साहब ने बताया कि जो लोग मुर्दे नहलाते हैं ना, मुर्दे नहलाने वाले, उनमें से किसी को पैसे देके इसके नाम का तावीज़ बना के मुर्दे के मुंह में रखवाया गया और मुंह को सी दिया गया है। और नाम का तावीज़ बना के मुर्दे के इधर अंदर जबड़े में नहाने के बहाने रख दिया गया और मुंह को सुई से सी दिया गया। तो नहलाने वाले तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं? बिल्कुल। तो सबको पैसे दिए गए? एक से ज़्यादा लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। दिए तो जा सकते हैं, लेकिन सब तो उनमें से कुछ घर वाले भी तो होंगे ना उनके मुर्दे के। बहुत सी ऐसी यतीम मैयतें होती हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता। कराची में रह रहे हैं मेरे दोस्त, हम यहाँ समझ गया। ऐसे किसी मुर्दे के मुंह में उन्होंने नहलाने के दौरान बंदे ने किसी ने तावीज़ जबड़े में दबा दिया और मुंह को सी दिया है धागे से। और पता है उससे भी मसले की बात क्या है? उन्होंने जायचा निकाला दोबारा, उन्होंने बोला बीवी ये मुर्दा जो है ना मिट्टी में मिल चुका है, इसका कुछ नहीं बचा, आप इसका मुंह खोल के तावीज़ भी नहीं निकाल सकते, ये बच्चा नहीं बचेगा। 2 हफ्ते बाद उस बंदे का इंतकाल हो गया। अच्छा, इसी चीज़ से मिलता जुलता जहाँ हम मुर्दों की बात कर ही रहे हैं, एक बात मेरे दिमाग में आई अभी सोचते सोचते। कब्रिस्तान जो होते हैं, ये जो कब्रिस्तान होते हैं, यहाँ पे ख़वातीन का जाना क्यों मना है? पहले सुन्नत में मेरे ख्याल है ख़वातीन का जाना मना है कब्रिस्तान। मैंने यही सुना है कि शायद वो बरहाना देखते हैं, इस टाइप से कुछ मुर्दे बरहाना देखते हैं। सही। मैंने जो चीज़ सुनी है वो ये सुनी है कि ये जो लोग मर जाते हैं उनके हमजात होते हैं, वो कब्रिस्तानों में घूमते हैं, भटकते हैं। अच्छा हुज़ैफ़ा, मैं आपकी बात यहाँ पर काटूंगा, ठीक है? तो मेन मकसद जैसे हमारा है कि भाई ख़वातीन जैसे नहीं जाती और मर्द जो है वो भी जाते हैं, तो बस फातह वगैरह करके वापस आ जाता है। बस आसान अल्फाज में समझा कि बस जल्द से जल्द आप जितना हो सके वो कब्रिस्तान से बाहर निकल जाए। ऐसा ही है। तो लेकिन मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है जिसमें बाकायदा कॉन्सर्ट हो रहा होता है, और वो उस टाइप का कॉन्सर्ट नहीं होता, वो कॉन्सर्ट दूसरे टाइप का होता है। मतलब कि कवालियाँ चल रही हैं, इतनी लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, इतने गुलाब के फूल सजाए हुए कि पता नहीं जैसे कोई वहाँ पे उनका कोई कॉन्सर्ट चल रहा है। अच्छा, बहुत से मज़ारात पे होता है। हाँ, बहुत से मज़ारात पे आप ये चीज़ देखेंगे। मज़ारात पे नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ आ जाएंगे फिर सामने। नहीं, देखो बात कर रहे हैं तो फिर सही से करते हैं। कब्रिस्तानों में भी, किसी की कब्र पे भी, इवन आप बड़े बड़े मज़ारात पे आज के उसमें देखते हैं जो मुरीद होते हैं, जो शहदाई होते हैं, वो धमाल डाल रहे होते हैं, कवालियाँ चल रही होती हैं, रक्स कर रहे होते हैं। तो ये उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है जो वो लोग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल भिट शाह,
3 दिन तक जो है चल रहा चलता होता है, रहता हाँ। है वहाँ पे उर्स, क्योंकि किसी को नहीं पता इन तीनों में से। हमने जो किताबों में पढ़ा है वो ये है कि 3 दिन तक किसी को नहीं पता कि कौन से दिन उनका इंतकाल हुआ था, वो परवास हुई थी। तो वो 3 दिन तक उर्स चलता है, कवालियाँ चलती हैं, म्यूज़िक होता है बाकायदा, और सूफ़ी म्यूज़िक होता है। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन देखा जाए तो मज़हब में, दीन में, किताबों में इसका कहीं हिसाब किताब नहीं मिलता। सही। लेकिन वहीं अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये इजाज़त भी दी है कि इलाकाई रस्म व रिवाज जो कि उनका इस्लाम से ताल्लुक़ ख़राब ना करें, उसको हम अपना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे त्यौहार ऐसे आते हैं जो हमारे नहीं होते, लेकिन उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों का जो होता है इवेंट्स स्कूल के जो होते हैं, ऑरेंज डे, लेबर डे पे छुट्टी होती है, कश्मीर डे होता है, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कश्मीर की, ये हमारे मजहबी त्यौहार नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ साथ इजहार एकजहती करने के लिए इसको अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, रहा कवालियों का कॉन्सेप्ट, तो कवाली एक अलग चीज़ है और कब्रिस्तान एक अलग चीज़ है। इन दोनों का कोई आपस में मुवाजना नहीं है, ये बात फैक्ट है। और आपको पता होगा, अगर आपने ये देखा है कि लोग इस तरह से कवालियाँ कर रहे हैं, मज़ारों पे जा रहे हैं, कब्रिस्तानों में कवालियाँ चल रही हैं, तो फिर जब वो लोग घर वापस जा रहे होते तो उनके साथ जो मामलात होते हैं वो भी आपने देखे होंगे। अमूमन ऐसा होता है कि 4 बंदे जा रहे हैं तो 4 में से 2 बंदे अपने साथ एक नया मेहमान लेके जा रहे होते हैं कब्रिस्तान से। अच्छा। और फिर उनके साथ, हाँ, देखा नहीं है और नहीं देखोगे आप, क्योंकि ये चीज़ पता ही नहीं लगती। आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है, आप कोई नया रूट लो कहीं जाते हुए, आपने कोई नया रूट यूज़ किया, बाद में आप घर पे आ रहे हो, आपके हाथ से कोई चीज़ टूट गई, कोई चीज़ गिर गई, कोई मसले मसाइल हो गए, कोई काम करने जा रहे थे वो हो नहीं पाया, तो ये चीज़ें आपको ऐसे तंग करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सही। इवन आप जो कपड़े पहनते हो, कपड़े उतार के रखते हो दीवार पर, खूंटी पे, कहीं पे टांगते हो, ये कपड़े भी वो पहन रहे होते हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा। इसीलिए बचपन में सिखाया जाता था कपड़े उतारो और पहनो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और ये इनके इवेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि इनके पूरे कबीले शरीक होते हैं। हाँ, पूरे कबीले के कबीले शरीक होते हैं भाई। इतना तो नहीं है कि लड़के बैठे हुए इससे किसी और से। इनमें बहुत यूनिटी होती है, और अगर कोई ऐसा मसला हो भी जाए, हमारे जैसा कि कहीं लड़ाई हो गई या किसी इंसान से लड़ाई हो गई, तो पूरे पूरे कबीले सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। हाँ, इनसे आप लड़ भी नहीं सकते इतनी आसानी से। बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे पहले जो स्टोरी सुना देते। अच्छा, इससे पहले की जो कहानी वो सुना रहा था, वो वाकया कुछ यूँ है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, वो बहुत अजीज़ रिलेटिव हैं। सही। उनकी वाइफ की वालदा हैं, उनका इंतकाल हो गया था, और वो थी उस वक्त यूएसए कैलिफोर्निया में। सही। वो लेक्चरर हैं कैलिफोर्निया में, कहाँ किसी यूनिवर्सिटी में ये मैं नहीं बताऊँगा, मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन हैं। तो हुआ कुछ इस तरह कि उस वक्त उनकी टिकट हो नहीं सकी, वो आ नहीं सकी अपनी वालदा के इंतकाल में, और कोई 3 साल बाद जाके उनका आना हुआ कैलिफोर्निया से पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान आई तो उनको इस बात का बड़ा रिग्रेट था कि यार मैं अपनी वालदा की शक्ल भी नहीं देख सकी आखिरी वक्त में। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी सीधा कब्रिस्तान की तरफ ले करो। डायरेक्ट एयरपोर्ट से? वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट घर नहीं आए, डायरेक्ट गई कब्रिस्तान। सही। अब उनके हस्बैंड ने उनको पहले मना किया कि नहीं, आप खातून हो, इस तरह नहीं जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगी, आपको लेके चलना है चलो, वरना मुझे टैक्सी कैब करवाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। हस्बैंड ने सोचा इनको अकेला भेजने से अच्छा है मैं खुद ही ले जाऊं, सेफ्टी तो होगी कम से कम। बिल्कुल। अब वो आई थी, उनके बैग में डॉलर वॉलर, कैश वैश, पता नहीं क्या क्या पड़ा था, कार्ड्स वगैरह रखे थे, पासपोर्ट थे उनके। उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे साथ ही चलो, जब चलना ही है तो फिर दोनों साथ चलते हैं। सही। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके 2 बच्चे, कार जो है इन्होंने कैब करवाई एयरपोर्ट के बाहर से। उन्होंने कहा कि फला कब्रिस्तान जाना है। तो गाड़ी वाला भी उनकी शक्ल देख रहा था कि यार आप लोग पहले लोग हो जो एयरपोर्ट से आके सीधा कब्रिस्तान जा रहे हो डायरेक्ट। हाँ, वो गए खैर कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान गए, गोरकन से बात करी, अपने साले को फ़ोन किया, यानी बेगम के भाई को फ़ोन किया, बोला कब्र पे आए हैं। पहले तो उन्होंने उनको झाड़ दिया कि यार आप लोगों को क्या ज़रूरत थी ऐसे अकेले जाने की, वो कब्रिस्तान वैसे ही सही नहीं है, ऊपर से उनकी फ़्लाइट रात की। अच्छा, रात में कब्रिस्तान? रात में वो कब्रिस्तान के अंदर, मतलब रात भी कैसी रात, 11 बजे फ़्लाइट लैंड हुई थी। बोर्डिंग बाहर निकलना, इस सब के अंदर 12 साढ़े 12 इमिग्रेशन वगैरह के पंगे, चेकिंग वैकिंग, चेक इन करने के बाद सब कुछ 1 से 1.5 घंटा उनका वहीं ख़त्म हो गया। सही। कर आके सब बाहर निकले हैं। तो बाहर निकलने के बाद गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के कब्रिस्तान पहुंचने तक उनको रात के 2 बज चुके थे। ओहो, ये तो बहुत
रिस्की वाला काम किया। फ़ोन किया साले को, जिद बहस करके, फिर बोला कि बताओ कौन सी है। तो उन्होंने बोला अच्छा गोरकन को फ़ोन दो। गोरकन का दरवाज़ा पीटा, बड़ी मुश्किल से उसको उठाया नींद से। उठाने के बाद वो बोल रहा है यार तुम लोग कहाँ आ गए, अभी 1 घंटा पहले तो आके सोया हूँ मैयत दफना के मैं। अच्छा। कबर खोद के किसी के आके सोया था वो गोरकन 1 घंटा पहले। इन्होंने उठाया उसको, बोला फला फला कबर है, ये नंबर है। वो गया, उनको लेके गया, कबर दिखाई। जब तख्ती देखी तो पहचान लिया। फिर उनकी बेगम भी रोने लगी कबर देख के, खूब रोई पीटी, मट्टी इधर उधर फेंकी, खूब शोर शराबा किया। इतनी देर में ये जाके बच्चों के साथ पानी वानी लाया, डाला, फूल वूल छिड़के, सही। सब हो गया। कोई ऐसी बात नहीं हुई अभी इस सब के दौरान। ये लोग उठे। अब मैं आपको बताऊं, कब्रिस्तान ऐसी जगह पे था वो कि उस कब्रिस्तान के एक साइड भी खाली बंजर मैदान, इस साइड भी खाली बंजर मैदान, पीछे की तरफ बस्ती बनी हुई है। सही। और वो कब्रिस्तान मिल रहा है उस बस्ती जैसे हम ये समझ लें मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, रास्ते निकल रहे हैं, बीच बीच में से घर बने हुए हैं। सही। वहाँ पे एक कब्रिस्तान में जहाँ उनकी कब्र थी, कब्र की दूसरी तरफ एक घर बना हुआ है। अच्छा। और वो घर भी ऐसा बना हुआ है कि चारों तरफ कब्रें, बीच में घर है। पूरे कब्रिस्तान के बीच में घर है। हाँ, और पुराना सा घर है, दीवारें विवारें सब टूटी हुई गिरी हुई, बस घर नुमा ढांचा बचा है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ उगी हुई उसके अंदर। उनके हस्बैंड ने पूछा यार यहाँ किसका घर है, इस कब्रिस्तान में किसने घर बना लिया? तो उसने बताया कि भाई ये पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का टाइम की बिल्ड है, तामीर हुई हुई इमारत है, अब तो बेकार हो गई, पता ही नहीं कौन है, किसके अंडर में, गवर्नमेंट ने इसको कब्रिस्तान में ले लिया है। सही। तो फिर जो है ये सब कर करा के वो अपनी बेगम को उठाते हैं, संभालते हैं, वापस आ रहे होते हैं। तो उनकी बेगम और हस्बैंड, ये आदमी, उनके दोनों बच्चे और गोरकन भी क्या देखते हैं, जो उनकी वालदा हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, उस घर की खिड़की में से झांक रही हैं। जिनका इंतकाल हो चुका है, हाँ। वो उस घर की खिड़की में से झांक रही हैं। ये गोरकन और भी देख रहा है। ऐसे झांक के और ऐसे हाथ हिलाया और पीछे हो गई और अंधेरे में गायब हो गई। एक गोरकन ने भी देखा, उनके दोनों बच्चों ने भी देखा, उनकी बीवी जिनकी वालदा थी उन्होंने भी देखा, और ये आदमी जो है, जो हस्बैंड है, इन्होंने भी देखा। ये 4-5 लोग वहाँ पर जमा हैं। इन 4-5 लोगों के पसीने छूट गए कि ये हुआ क्या है। मतलब ये खिड़की, हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये खिड़की है। बिल्कुल। आप सोचो कोई बंदा मर गया है और वो आगे इस खिड़की में से झांक के चला जाए तो हमारा क्या हाल होगा। मैं रात में सोता हूँ यहाँ। सही। तो खैर, अब बंदा कोई ऐसे झांक के चला जाए, और वो भी वो बंदा जो जिंदा ही नहीं है, अच्छा। जो कब्र के अंदर है, नॉर्मल मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। सही। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताते हैं, वो साहब बताते हैं कि मैंने पता नहीं कैसे अपनी बेगम का हाथ पकड़ा, ज़बरदस्ती बच्चों को बोला कि लेके चलो अम्मी, गोरकन को बोला तुम भी बाहर निकलो, जाओ। वो खींचते हुए, तकरीबन घसीटते हुए आखिर को बाहर लाए। बाहर लाके उनकी बेगम की हालत बिल्कुल डाउन हो गई, वो बेहोश होने वाली हो गई। अच्छा। उन्होंने ये देखकर उनकी बेगम तब भी नहीं आ रही थी? उनकी बेगम से चला भी नहीं जा रहा था, उनके कदम नहीं उठ रहे थे। देखने के बाद कि ये अम्मी कहाँ से आ गई, वो आवाज़ देने लगी अम्मी अम्मी करी। तो हस्बैंड ने बोला इससे पहले कि ये मामला फैले और बढ़े, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको खींच के उस कब्रिस्तान के इलाके से बाहर निकाला, रोड की तरफ आए। एंड में उनकी बेगम बेहोश होने वाली हो गई। जब वो बेहोश होने वाली हो गई, उन्होंने उनको उठाया, गाड़ी की बैक सीट पर डाला, बच्चों को बोला कि अम्मा को देखो, तरीके से लेके बैठो, हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल लेके गए, ड्रिप लगवाई, ब्लड प्रेशर उनका लो हो गया था बहुत। भाई साले सबको बुलाया, ससुराल वालों को बुलाया कि भाई ये मामला हुआ है। पहले तो उन्होंने बड़ी सुनी अपने ससुरालियों से कि आपको ज़रूरत क्या थी रात के इस वक्त, वो भी भाभी को लेके कब्रिस्तान जाने की, ज़रूरत ही क्या थी। उन्होंने बोला नहीं कि उनकी वालदा हैं, उनको अफसोस था, पिछले 3 साल से वो अफसोस में रो रही हैं कि मैं जा नहीं सकी, मैं अपनी वालदा को देख नहीं सकी, उनको देखना था। मैंने बोला दिखा देता हूँ, फिर कभी कब पाकिस्तान आना हो या ना हो। वो दिन है और आज का दिन है। वो बंदा अपने किसी रिश्तेदार की भी कब्र पे जाने में घबराता है, और वो बंदा रात में कब्रिस्तान नहीं जाता, शब रात वाली रात नहीं जाता। वो बंदा कहता है मैं दिन में जाके सारा हिसाब किताब निपटा के आ जाता हूँ मगरिब से पहले पहले, अब मैं रात में कब्रिस्तान जाता ही नहीं। सही। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर कि कोई किसी को देखेगा कि उनका इंतकाल हो चुका है और वो झांक के देखेगा तो वाकई में हालत ख़राब हो जाएगी। अब यही सारे वाक़यात हैं। फॉर एग्जांपल काले जादू की अगर हम बात करें खुल के, तो काला जादू ये बहुत पहले से चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हंडी वाले जादू की। ये जो हंडिया वाला जादू होता है, ये क्या होता है?
पुराने वक्तों में इंडिया में जब किसी को जान से मारना होता था, मरवाना होता था, तो ये हांडी वाला जादू होता था उस पर। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे हुआ काला जादू, मतलब सबसे पहले किसने किया? यार बेसिकली काला जादू तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से चल रहा है। सही। आप भी आज अगर सर्च करोगे, द लेसर की ऑफ सोलोमन नाम से एक किताब है और मौजूद है, PDF आपको उसका मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढोगे तो। द लेसर की ऑफ सोलोमन किताब का नाम है, और उस किताब के अंदर सारे तरीके लिखे हुए हैं, किस तरह जन्नत को हाजिर किया जाता है, किस तरह बुलाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनको पसंद है, किस किस चीज़ से ये किसी के ऊपर आप हावी कर सकते हैं, किसी के ऊपर आशिक कर सकते तो हैं। ये इलीगल नहीं है? इलीगल नहीं है ये? बिल्कुल इलीगल है, और ये इंटरनेट पे है? टर्की में बाकायदा कानून बन चुका है इसके ऊपर। ये किताब बैन है बहुत सारी कंट्रीज में, और इंटरनेट पे है लेकिन ये? इंटरनेट पे अवेलेबल है। अच्छा। भाई कहा जाता है कि शैतान ने किताब लिखी थी, मैंने भी सुना ये। और वो किताब, उसका PDF, उसका लिटरेचर सब मौजूद है, तो बैन तो वो भी है। सही। लेकिन आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने एक नया तरीका निकाला है, रिसर्च पर्पस के नाम से कुछ भी डाल सकते हो आप। तो चीज़ तो गलत है, लेकिन नाम क्या है कि रिसर्च पर्पस के लिए है, बस रिसर्च करने के लिए रखी हुई है। और उस रिसर्च करने के चक्कर में फिर ऐसा ऐसा कंटेंट आ रहा है इंटरनेट के ऊपर जो आपके भी सामने, मेरे भी सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है।